दूसरा, जाहिर सी बात है 2 साल तक प्रशांत रोड पे सड़कों पे उतरे हैं। हर गांव में हर जगह उनकी बूथ कमेटी बन चुकी है। हर कोई कहीं हर गली पे कूचे पे उनकी चर्चा तो स्टार्ट हो गई है। इतना तो आप मानते हैं कम से कम। हाँ, कोई आजमा के देखते हैं। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कौन बीजेपी के लिए कर रहा है? प्रशांत किशोर। कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, वो बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। बिहार की राजनीति को जब जब आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से उसे समझ लिए हैं, बिहार की राजनीति को आपको लगता है कि आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है, तब तक आपको एक दूसरा झटका मिल जाता है। बिहार की सियासत आपको झटका दे देती है और कुछ ना कुछ वहाँ पे उलटफेर हो जाता है। 2005 के बाद से आपने कई बार उलटफेर देखा होगा, जिसमें से एक नाम भी सामने आया है, पलटू राम, जो नीतीश कुमार को कहा जाता है। लेकिन अब बिहार की सियासत में एक नई कहानी, एक नए आयाम की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर 2022 से बिहार की ज़मीं पे एक अभियान की शुरुआत होती है, जिसको लीड करते हैं प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा के नाम से। अब वो 2 अक्टूबर 2024 को, यानी 2 साल बाद, एक पार्टी के रूप में अपना दमखम भरने के लिए तैयार हो रही है और पार्टी का ऐलान भी 2 अक्टूबर को होगा। प्रशांत किशोर के आने से बिहार की सियासत में क्या बदलाव होंगे, बिहार की सियासत में किसको नफा और किसको नुकसान होगा, इस सब मसलों पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वो इससे पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी प्रशांत किशोर के बहुत करीबी हैं। और प्रशांत किशोर के अभियान में जब शुरुआत होती है, तब से वो उसमें जुड़े, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और 2 अक्टूबर को एक पार्टी के रूप में उसकी स्थापना होगी। उसके संस्थापकों में से एक सभी महमूद साहब हैं, जो एडवोकेट सभी महमूद साहब, जो प्रशांत किशोर के पार्टी में संस्थापक मेंबरों में से एक होंगे, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक शेर से शुरुआत करते हैं कि कल तक सियासत में मोहब्बत थी, अब सियासत में अदावत है। लोग गाहे बगाहे बदलने लगे, लोग गाहे बगाहे बदलने लगे, जो साथ चलते थे वो अब रास्ता बदलने लगे। उनके किरदार बदल गए, इरादे बदल गए, अब उनके सुरों में बगावत है। तो बिहार की सियासत में बगावती सुर आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो खैर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी महमूद साहब। शुक्रिया। शुरुआत हम एक बेसिक कह सकते हैं कि एक सवाल होता है कि नई पार्टी की शुरुआत होती है तो पूछा जाता है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि बिहार में तमाम पार्टियां हैं, आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, कांग्रेस है और लोक जनशक्ति पार्टी है, लेकिन फिर एक नई पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ गई बिहार को? ये डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें ये इसकी खूबसूरती है कि मतलब इस डेमोक्रेसी में पार्टियां आ सकती हैं, बन सकती हैं और पब्लिक जनता जिसको पसंद करेगी वही पार्टी राज करेगी, वही अपोजिशन बैठेगी, उसके कुछ सदस्य होंगे। तो जाहिर सी बात डेमोक्रेसी का ये खूबसूरती है। उसमें जनसुराज की ज़रूरत इसलिए आ पड़ी कि पिछले 30-35 साल से आप भी देख रहे होंगे, या पिछले 15 साल से तो आप देख रहे हैं कि कई बार कभी इनकी सरकार होती है, कभी उनकी सरकार होती है, जिसको अभी आपने कहा पलटू राम। तो मतलब पॉलिटिक्स का या सियासत का ये लेवल चला गया है कि कोई कैरेक्टर नहीं रह गया। कभी आप एनडीए के साथ होते हैं, कभी इंडिया के साथ आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसा लगा कि अब यहाँ पे एक विकल्प की सख्त ज़रूरत है बिहार के अंदर, जिसकी वजह से जनसुराज की बिहार हमेशा विकल्प देता रहा है, बिल्कुल, लेकिन उसका परिणाम मतलब विपरीत ही रहता है, अनुकूल नहीं रहा कभी भी। आरजेडी हो, जदयू हो, देखिए आप नई पार्टी हुई जब शुरू होती है। मैं बता रहा हूँ कि जब 80s के आखिर में जब कांग्रेस रही होगी, जब उस टाइम तो हम लोग बहुत मतलब पैदा तो हो चुके थे लेकिन छोटे थे, तो उस टाइम जब कांग्रेस रही होगी तो जनता दल का उत्थान हुआ होगा, जिस तरह से आज जनसुराज के बारे में आप बोल रहे हैं। तो उस टाइम की परिस्थिति ऐसी रही होगी कि पब्लिक समाज को लगा होगा कि जनता दल बनी होगी और जनता दल में लालू जी आए होंगे, नीतीश कुमार आए होंगे, रामविलास आए होंगे, और जाहिर सी बात है कि वो
उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया होगा। तो उस टाइम की ये सिचुएशन थी, और आज की सिचुएशन में ऐसा है कि जन स्वराज की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो सब के सब ये चाह रहे हैं कि अपने परिवार को सक्षम करना चाह रहे हैं। नहीं समझा, कोई अपने बेटे को सीएम बनाना चाह रहा है, कोई एमपी बनाना चाह रहा है, कोई कुछ बनाना चाह रहा है। प्रशांत किशोर किसको सीएम बनाना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने तो साफ कह दिया है कि जो पब्लिक चुनेगी उसमें से ही किसी को बनाएंगे और वो पार्टी तय करेगी, लेकिन प्रशांत खुद नहीं बनेगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो बिहार में नीतीश के साथ काम कर चुके हैं, पार्टी में भी कुछ दिन तक रहे हैं, बिल्कुल, और फिर उनसे अलग होते हैं। 2014 में पीएम मोदी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं। तो बिहार में ये कहा जा रहा है कि शायद वो एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल बिजनेस कर सकते हैं। तो उसमें जब फेल हो गए तो अब राजनीति में बिल्कुल नहीं, कहीं फेल नहीं हुए। जहाँ पे भी वो रहे हैं वो कामयाब ही रहे हैं। वो उस टाइम एज ए स्ट्रेटजिस्ट थे, नॉट एज ए पॉलिटिशियन थे। अगर वो मोदी के साथ थे तो एज ए कंपनी जो काम करती है, जैसे आज आप कंटाप के साथ काम कर रहे हैं, कल किसी और के साथ काम कर सकते हैं, परसों हो सकता है कल अपनी आप कंपनी खोलेंगे, तो उसमें आप अपने हिसाब से चलाएंगे जो आपके जहन में है। तो जो आप बाकी जो कंपनियों में आप जॉब करते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है जो कंपनी का फॉर्मेट होता है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो चाहे वो मोदी से लेकर के, वो नीतीश से लेकर के, ममता से लेकर के कहीं पे भी रहे हैं, तो एक स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, एक महदूद पीरियड के लिए उनका वक्त रहा है, उसमें उन्होंने अपना डिलीवर किया है। 2 अक्टूबर क्यों चुना गया कि उसी दिन पार्टी का ऐलान हो? 2 अक्टूबर जाहिर सी बात है गांधी जी के पैदाइश का दिन है, गांधी जयंती है, और इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है कि गांधी जी को इस बहाने उस दिन हम लोग उस पार्टी का फाउंडेशन करेंगे, और गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है वो। लेकिन गांधी जी को तो सब लगभग अगर देखा जाए तो गांधीवादी सब हैं, गांधी जी के विचारों को लेकर चलने वाले लोग हैं, ये भी वही कह रहे हैं। लेकिन बदलाव कुछ नहीं होता है। सियासी जमीन की बात करें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या उनका रोड मैप है, ये हमको बताएंगे आप? देखिए, ये आप जान रहे हैं कि आप भी जाहिर सी बात बिहार से हैं, चंपारण की धरती से हैं, और ये अभियान भी चंपारण की धरती से ही स्टार्ट हुआ है। गांधी जी, हाँ, और गांधी जी का आंदोलन भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 25-30 सालों में काम भी हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे स्टेट्स में मतलब जो पलायन का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, मतलब हेल्थ का मसला है, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है, नहीं समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें अभी भी बहुत पीछे हैं दूसरे स्टेट्स के मुकाबले। कम से कम पलायन तो आप भी जान रहे हैं, यहाँ जो आप बैठे हुए हैं कहीं पर, अगर आपके क्षेत्र में ही रोजगार होगा तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। सबसे बड़ा इशू तो पलायन का है, और उसके लिए जाहिर सा प्रशांत के पास भी, जनस्वराज के पास भी एक रोड मैप है कि वो आने के बाद किस इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करेंगे। तो बाकी सब पार्टियों को बहुत बड़ा मौका मिला, ये पलायन हमारा रुक नहीं पाया है, और इनका कहना है कि अगली छठ पे जो नेक्स्ट छठ होगी, इस छठ के बाद जो 2025 की छठ होगी, कम से कम उस लायक तो कर देंगे कि उनको 10,000 तक की, 15,000 तक की जॉब करने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूरी में जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये प्रशांत का कहना है। ये बात तो सब कहते हैं। हाँ, अगर नीतीश की बात कर लीजिए तो उन्होंने कहा कि हम रोजगार दिए हैं, बिल्कुल, जॉब भी मिली है। सरकारी नौकरी और एक रोजगार दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि रोजगार के नाम पे वादे कर दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि सरकारी नौकरियां तो उतनी है नहीं। तो कहीं उसमें तो उस भ्रम में तो नहीं युवाओं को भी प्रशांत किशोर रखेंगे कि नहीं रोजगार। पढ़े लिखे आदमी हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी नौकरियों में मैक्सिमम जो है 3% तक ही भरपाई हो सकती है। इसका कुछ न कुछ आपको, हमको सबको मिल करके, जैसे कि आप हम लोग के यहाँ, हम जिस जगह से हैं, जैसे मैं दरभंगा से हूँ, वहाँ पे हमारी चीनी मिल है, सालों से बंद है, 30 साल से बंद है। जब हम 30 साल से 2-2 चीनी मिल थी हमारे यहाँ पे, पेपर मिल थी, सालों से बंद है। हम लोगों का मतलब जो अनाज उपजता है उसका वैसा ट्रेड नहीं हो पाता है, वैसा मूल्य नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। इन सबको उन्होंने अपने हिसाब से एक रोड मैप बनाया हुआ है, पूरी पार्टी ने मिलकर, उसके पीछे बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब सरकारी जॉब से तो जाहिर सी बात है कि 3% से मैक्सिमम 4% हो जाएगा, नहीं फिर भी 95%, 96% तो बेरोजगार ही रहेगा। उस मैक्सिमम लिमिट को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब प्राइवेटाइजेशन, जैसे आपके जो चीनी मिल है, पेपर मिल है, शुगर मिल है, ये सब चीज़ों को बढ़ा करके बना करके पेश किया जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। प्रशांत किशोर अपनी भाषणों में बार बार ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे, एक बेहतर बिहार के लिए काम करेंगे, आने वाले कल का जो भविष्य हो अच्छा हो। लेकिन दूसरी तरफ ये उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो बी टीम है। अब किसकी बी टीम है? बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी बैकअप दे रही है उनको, तो काम कर रहे हैं, बिहार की सियासत में आए हैं,
मतलब एक ही पार्टी पे बार बार वो अटैकिंग हो रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा ही करना होता तो पटना में बैठते, एक इतना पैसा खर्च करना, 3,000 किलोमीटर यात्रा करना, इसकी क्या जरूरत थी? पटना में बैठते, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में एक कैंडिडेट खड़ा करते, करोड़ 2 करोड़ रुपया पंप करते, वोट तो वैसे ही कट जाता। इतना मेहनत करने की, 3,000 2,000 किलोमीटर गाँव चलने की, पाँव में फोड़े पड़ जाने की, इतनी मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की? ये तो हर की पार्टी जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ मिलता नहीं है तो कुछ ना कुछ आरोप लगाने के लिए आपको चाहिए ना, कुछ तथ्य तो बताए कि कौन किसी बी टीम है, कौन किसी सी टीम। लेकिन लोगों का एक यूं है तो भरोसा उठ गया ना, क्योंकि आंदोलन से पार्टियां उठती तो है, बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत उनका बहुत अलग तो होता ये है। तो बाकी जो आप बात कह रहे दिल्ली हैं ये तो उनसे सवाल पूछिएगा ना, जैसे आरजेडी रही है सत्ता में, या जनता दल रही है, जेडीयू रही है सत्ता में, बीजेपी रही है सत्ता में, तो जॉब देना तो उनका काम था। जब उनको बार बार आजमाया गया है तो कब तक एक ही शख्स को बार बार, एक बार इनको भी आजमा के देखते हैं। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कौन बीजेपी के लिए कर रहा है? प्रशांत किशोर कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहे, वो बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता के लिए उनके मन में, या सबके मन में एक दर्द है, जिस दर्द को चाहते हैं कि हम उसको, जो भी हमारे थ्रू भला हो सकता है, एक और भला किया जाए। एक और सवाल कि 2025 में कुछ तो करेंगे नहीं, खुद का भी डैमेज करेंगे, पॉलिटिकली डैमेज भी करेंगे, और थोड़ा बहुत खेल इधर से उधर बिगाड़ेंगे। तो खेल बिगाड़ने आ रहे हैं, ये सब बातें जो हैं, ये बिल्कुल बदलाव। मैंने क्या कहा कि आज जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ डैमेज, वो एक विधानसभा पैदल चल के दिखा देना। माने ये अब तक कम से कम 20-25 डिस्ट्रिक्ट पैदल चल चुके हैं, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। तेजस्वी यादव भी तो गए थे तो बिहार तो चले गए रैली किए। अब वो इसलिए रैली कर रहे हैं कि वो जनसमाज के प्रेशर में कर रहे हैं। इसके पहले भी वही जनता थी, वही कार्यकर्ता थे, क्यों नहीं मिल रहे थे? आज उनको कि नहीं हिना साहब की याद आ रही है, आज बारिश सिद्दीकी की याद आ रही है, आज मतलब सबको के नहीं सटा रहे हैं, आज जाके कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। इससे पहले भी तो तेजस्वी यादव थे, कहाँ नहीं जाके मिल रहे थे? ये क्यों जनस्वराज के बाद ही क्यों उनको याद आ गया? तो जनस्वराज के जो मुखिया हैं, हाँ? जो अभी प्रशांत किशोर, नहीं वो मुखिया नहीं बोलते हैं, वो तो अपना लगे हुए हैं, बोलिए। हाँ, आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो मुखिया कह सकते हैं। तो वो तो एक पार्टिकुलर जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। नहीं, किसी पार्टिकुलर नहीं कर रहे, जिसको भी नहीं, ये आपको लग रहा है, जिसको भी बिहार से रिलेटेड दिल में दर्द है, जो भी बिहार के बारे में आप हम सब भला चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझ सकते हैं, वो प्रशांत की बातों को, हर पार्टी को जो पहले वोट देते आ रहे थे वो सब समझ रहे हैं। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर दलित या मुस्लिम ही समझ रहे हैं, वो हर ब्राह्मण भी हैं, भूमियार भी हैं, राजपूत भी हैं, कुर्मी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, सब हैं पार्टी के। मुस्लिम वोट बैंक तो देखा जाए तो आरजेडी की तरफ था, तो क्या लग रहा है कि उस मतलब जो वोट बैंक की राजनीति है उसको तोड़ने में कामयाब हो पाए? तो आरजेडी को ऐसा डर क्यों लग रहा है? मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जो आप कंपनी के आपके ऑनर हैं उनको डर ही क्यों लग रहा है कि हमारा ये एम्प्लॉय भाग जाएगा? भाई अगर आरजेडी ने मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी अच्छा किया है तो उनको डरने की क्या जरूरत? उनको आश्वस्त रहना चाहिए, बेफिक्र रहना चाहिए कि हमारे वोट कौन हिला सकता है। उनको डरने की क्या जरूरत है? लेकिन डरता तो वो है ना जो कहीं पे उसे कमजोर करी हो। अच्छा, मतलब वो जाके प्रशांत किशोर किसी मुसलमान का वोट जबरदस्ती तो नहीं डाल देंगे। भाई कोई मुसलमान देगा या यादव देगा या ब्राह्मण देगा, कुर्मी देगा, अपनी मर्जी से वोट देगा। वो 40 सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बात हो रही है 2025 में। हाँ। तो ये इंडिकेशन मान सकता है ना कोई भी, वो सिर्फ मुस्लिम नहीं उतारने की बात हो रही है। उनका ये कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है, मुसलमान 18% है, 243 का 18%, 40, 41, 42 सीट होती है। नहीं समझा? मान लिया कि पासवान 6% है या 7% है, उसी हिसाब से पासवान को टिकट मिलेगा। यादव 14% है, तो इस पार्टी में भी यादव को 14% टिकट मिलेगा। ऐसा उनका ये कहना है, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको टिकट मिलना है। नहीं समझे? यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपकी आबादी 18% है और आपको टिकट मिल जाएगा 8% का। तो ये कौन सी गलत बात? पार्टियां दे तो रही है मुसलमानों को, कहाँ दे रही है? अभी आपके यहाँ लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कितनी सीट मिल गई? वहाँ पे 18% साथ तुमने आरजेडी को 8 सीट देनी चाहिए थी लोकसभा में। कितनी सीट दी है आरजेडी मालूम है आप? बहुत कम, 2-3। हाँ, 2-3 सीट दी है। तो वो तो प्रैक्टिकल है ना, मतलब कोई गलत बात वो क्या कह रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि भाई जिसकी जो लीडरशिप तो है ना। कहाँ लीडरशिप? कौन लीडर? भाई नेता पड़े हैं, भाई इतने बड़े नेता थे बारिश सिद्दीकी, उनको स्टूल पे बैठाया जाता था। जब से जनस्वराज एक्टिव हुई है तब जाके बड़ी मुश्किल से उनको एमएलसी बनाया गया है। और कितने लीडर उन्हीं के आरजेडी के प्रशांत से हम सबसे टच में हैं कि हमसे ये कहते हैं कि आप लोग जो कहते हैं कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आपके प्रेशर की वजह से हम लोग को इज्जत मिल रही है। ये उन लोगों का स्टेटमेंट है। तो यानी ये कह सकते हैं कि जाहिर है कुछ तो भला हो रहा है, कुछ तो भला हो रहा है। कम से कम कार्यकर्ताओं को
जो आरजेडी के ही कार्यकर्ता हैं उनको प्रशांत की वजह से या जनसुराज की वजह से इज्जत तो मिल रही है आज, कि जाके कार्यकर्ता से जो मिल रहे हैं एक तेजस्वी और यादव। समीकरण बनाया गया था जी, जब जी। लालू यादव की पार्टी बनी आरजेडी, हम्म, तो उस समय एमवाई समीकरण बना, बिल्कुल। तो वो भी एक समीकरण था, इधर भी एक समीकरण यहाँ बनाया कि कोई जितनी- समीकरण जितनी नहीं, हिस्सेदारी। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये तो अच्छी बात है ना भाई, कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें कोई समीकरण नहीं है। इसमें कह तो रहे हैं कि जन स्वराज में यादव को भी 14% सीट मिलेगी। और 14% कितना होता है, अब देख लीजिए, 30-35 सीट होती है। 35 सीट। तो भाई इसमें कहाँ गलत कहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमान और भूमियार की पार्टी, मुसलमान और ब्राह्मण की पार्टी, ये तो नहीं कहा जा रहा। गलत तो वो कहते हैं कि एमवाई की पार्टी, और कह करके वाई एम रह जाता है और एम वाई नहीं होता है। नहीं समझा? हाँ। यादव को तो वहां मिल गया, मतलब 16 में से, मतलब 16 या 20 सीट में से 9 सीट 9 मिली, सीट मिली थी। और जिसकी 18% सीट, 18% आबादी है, उसको 2 से 3 सीट मिली। तो ये तो अगर वो कह रहे हैं तो फैक्चुअल्स को रख रहे हैं और सही चीज कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो सभी महमूद साहब अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे इस बार। देखिए, हम जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है, जब कोई पॉलिटिक्स में है तो उसका मतलब जाहिर सी बात है इच्छाएं होती हैं, इलेक्शन लड़ने की भी होती हैं, लड़ाने की भी होती हैं। आज जब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, फ्यूचर में पार्टी बनेगी, उसको हम बखूबी निभाएंगे, हम उसके साथ बिल्कुल तैयार हैं। बिहार के कौन से सीट? नहीं, हम लोग दरभंगा से रहने वाले हैं। दरभंगा में हमारा जो विधानसभा पड़ता है वो केवटी पड़ता है, और वहीं से हम हैं और हमारा परिवार वहीं पे है। तो क्या लग रहा है, मतलब प्रशांत किशोर जो पार्टी का ऐलान कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि देखिए, बिहार की सियासत को कास्ट वाइज भी देखा जाता है, क्योंकि अब लोग वो देखते हैं कि मेरे कास्ट के कौन सा है। बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना, तो कभी न कभी मैंने ये कहा ना कि अभी 30 साल 35 साल पहले जब कांग्रेस थी, सत्ता में रही होगी, तो किसी ने ये 200 या कुछ टाइम तक पूरा बिहार रहा होगा, जो झारखंड वो भी रहा होगा, उसमें से 70-80% सीट जो है कांग्रेस को आती रही होगी। और एक समय ऐसा आया जो कांग्रेस की 5-7-8 सीट बच गई। तो वो कब किसका वो समय क्या आएगा, जो मेहनत करेगा, जो सड़कों पे रहेगा, जो पब्लिक के लिए भला सोचेगा, जो पब्लिक के सुख दुख में रहेगा, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी। जो नहीं रहेगा, जो एसी में बैठा हुआ रहेगा और ये समझेगा हम अनुकंपा से आएंगे और पब्लिक हमें कि नहीं, इसलिए कि हमारे बाप सीएम रहे हैं, बाप हमारे एमपी रहे हैं, पब्लिक हमें यूं ही जिता देगी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो इंडियन टीम में तेंदुलकर बहुत ग्रेट खिलाड़ी थे, तो उन्हीं का बेटा क्रिकेट खेलता रहता, फिर क्यों हमको विराट कोहली की या रोहित शर्मा की जरूरत पड़ती? लेकिन मतलब जो जिसका टैलेंट हो, मान लिया अगर उनके पिताजी ने बाकी को बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर बेटे में वो टैलेंट नहीं है तो कब तक? नेपोटिज्म कह सकते हैं आप। नेपोटिज्म, एग्जैक्टली। नेपोटिज्म है। हाँ, तो ये तो गलत है ना। अगर टैलेंट है तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन टैलेंट नहीं है तो तो प्रशांत किशोर मतलब दे रहे हैं मौका, नए लोगों को मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, जिसके अंदर क्वालिटी होगी उसको इलेक्शन लड़ाएंगे या इसको बनाएंगे। हाँ, बिहार में सीधी लड़ाई किससे है? सीधी लड़ाई बिहार में मतलब जनस्वराज की ही किसी से होगी। जनस्वराज ही नंबर 1 पे रहेगा। कौन सी पार्टी से है? जैसे एनडीए, इंडिया, एक दो, अब तो गठबंधन की बात है तो, लेकिन पार्टिकुलर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव पे बहुत ज्यादा हमलावर हैं प्रशांत किशोर। नवी फेल बोल दिए। जनस्वराज से होगी तो जाहिर सी बात एनडीए की ही होगी। प्रशांत का भी ये कहना है, जनस्वराज ही नंबर 1 पे है, इसी से किसी की लड़ाई होनी। अभी उनका स्टेटमेंट आया था कि हमारी सीधी लड़ाई एनडीए से है। बिल्कुल, बाकी किसी से नहीं। बाकी किसी से नहीं। हमने कहा ना कि 2 साल तो तेजस्वी यादव पे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, तेजस्वी के हमला कर रहे हैं तो तेजस्वी अपना डिफेंड करें ना। आज से पहले भी तेजस्वी यादव थे। मैंने क्या कहा कि आज अभी वो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमारे दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। इससे पहले भी तो यही कार्यकर्ता थे कि कहाँ पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? कभी पूछ रहे थे कि कौन कार्यकर्ता हमारा है? ये तो समझिए कि प्रेशर की वजह से अब उनको ये लग रहा है कि हमारी जमीन खिसकती जा रही है, इस वजह से आज वो कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पे बहुत कम हमलावर होते हैं। नीतीश पे भी होते हैं, जो उनकी कमियां उसको भी बताते हैं कि उनका तो कोई विश्वास ही नहीं, कभी इधर होंगे कभी उधर होंगे। जो उनकी कमियां उनको उनके लिए बोलते हैं, बीजेपी के लिए बोलते हैं। जिसने भी बिहार को ठगा है उस सब के लिए वो बोलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। कैसी तैयारी है? मतलब एक तो 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान होना है, चुनाव भी लड़ना है, सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो तैयारी क्या है और क्या प्लान है उसको लेके जाने का? क्योंकि कई वादे कर रहे हैं अभी। नहीं, तैयारी तो पूरी मजबूती से है। अभी इलेक्शन में 1 साल है और जो भी कार्यकर्ता होगा, जो मजबूत कार्यकर्ता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही कैंडिडेट होऊंगा, जो उसका भी मतलब अपने क्षेत्र में काम होगा, योगदान होगा, जो वहाँ पे लोगों के सुख में दुख में और हर चीज़ में खड़ा होगा, उसे टिकट मिलेगा, उसे ही प्रशांत या जनस्वराज लड़ाएगी। इसमें ये नहीं होगा कि आप हेलीकॉप्टर से आएंगे, आपके पिताजी एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, आपको टिकट मिल जाएगा या पैसे पे आप टिकट ले लीजिएगा।
ये आपको पता नहीं कि पैसे पे टिकट खरीद बिक्री होता है, ये सब जानता है। कम से कम इससे इतना ज़रूर फायदा होगा कि दूसरी पार्टी भी टिकट देने के समय ये सोचेगी, अदरवाइज उनका कि नहीं हालत ख़राब हो जाएगा। एक प्रेशर के तौर पे ऑब्वियस सी बात, एक होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो आखिरी सवाल कि मैं ये पूछूंगा कि जनता क्यों भरोसा कर ले आपको? जाहिर भरोसा दिखेगा तब तो भरोसा करेगी ना। भरोसा जाहिर सी बात है, 2 साल तक प्रशांत रोड पे सड़कों पे उतरे हैं, हर गांव में हर जगह उनकी बूथ कमेटी बन चुकी है। लोग उनके लिए 2 साल पहले जब उतरे थे 2 अक्टूबर 2022 को कोई चर्चा नहीं थी। आज के डेट में हर कोई कहीं हर गली पे कूचे पे उनकी चर्चा तो स्टार्ट हो गई है, इतना तो आप मानते हैं कम से कम। हाँ, या इसमें भी कोई शक है? नहीं चर्चा तो आज तो चर्चा कैसा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुगबुगाहट, तभी तो चर्चा हो रही है। अभी 1 साल समय बाकी है, अभी और मेहनत की जाएगी, लोगों के पास जाया जाएगा, लोगों को अपनी बात बताई जाएगी, रोड मैप बताया जाएगा कि जन स्वराज आने के बाद आपका क्या भला हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पब्लिक जरूर विश्वास करेगी। अभी तक यहाँ तक पहुंचे, इसके आगे भी कारवां चलता रहेगा। आप भी जाएंगे? बिल्कुल, हम वहीं रहेंगे। तो परसों जा रहे हैं। परसों जा रहे हैं, बिल्कुल। खैर, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो खैर 2 अक्टूबर को बिहार में एक और पार्टी बन रही है, एक और पार्टी मिल जाएगी बिहार की जनता को और उसके सुनहरे भविष्य के जो सपने हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। और 2025 में चुनाव होना है। 2025 में देखिए क्या होता है, क्योंकि अब 2 धड़े में पार्टियां बट गई है, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। क्योंकि एनडीए के साथ नीतीश कुमार हैं, 2005 से वो सत्ता संभालते हैं और सरकार किसी भी पार्टी के गठबंधन से बने लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर वहीं बैठते हैं। इन 9 सालों में बीच में एक बार जीतन राम मांझी को कुछ दिनों के लिए बैठाया गया, फिर उनको हटा दिया गया। तो चलते चलते हम आपको फिर वहीं शायद नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो ये शेर कि ताश के पत्तों की तरह हम बिखरते रहे, कभी गिरते कभी दौड़ते संभलते रहे। कहने वाले कहेंगे, उनका काम है कहना, गलतियां करके भी हम अपना नाम करते रहें। तो वही है कि बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए, कब सियासत करवट ले ले, कब नेता खेमा बदल दे, किसी को भी पता नहीं है। लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे प्रशांत किशोर आजकल बिहार में काम कर रहे हैं। तो खैर बने रहिए, देखते हैं कि बिहार की सियासत में अब क्या बदलाव आता है। क्योंकि 1990 के बाद से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, एक नया अध्याय जुड़ता है। लेकिन फिर बिहार को जो जिस मुकाम पे, जिस ऊंचाई पे ले जाने के ख्वाब उस समय दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन अब देखते हैं 2025 में किसका पलड़ा भारी होता है, किसका नफा होता है, किसका नुकसान होता है। बने रहिए आप।